अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है पूरे पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको ईद मुबारक। ईद जो है अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है और ये तोहफ़ा हमें ये सिखाता है कि खुशियाँ मनाएं और खुशियाँ बांटें। तो ये खुशियाँ आज हम मनाने के लिए आए हैं। एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद होगी। नजमी आलम साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी और एडवाइज़र भी हैं, और उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से ईद मना रहे हैं और ईद जो कि आज सेकंड डे है, पहले दिन क्या किया, कितनी ईदी मिली, और ये सब जानेंगे और आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। कैसी हैं कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? गुड, अल्लाह का शुक्र है। ईद सेकंड डे आ गया है। हाँ, लेकिन अच्छा दिन गुजर रही है। ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? ईद का पहला दिन जो नॉर्मल हमारा रूटीन था वही रहा। जी। रिश्तेदारों में उनसे ही मिलना जुलना होता है। ईद का आज का दिन अब वर्करों और पार्टी के पार्टी के नाम होगा। हाँ, पार्टी के नाम। बाकी ईद सारी पार्टी के नाम। ईदी कितनी दी पहले दिन? अरे भाई बहुत ईदी दी, अभी तो बहुत ईदी देनी है। सिंध सेक्रेटरीट जाएंगे, उधर सीएम हाउस जाएंगे, उनका स्टाफ सबको ईदी बांटनी पड़ती है। तो हम भी आपके साथ ईद मना रहे हैं आज। आए बिल्कुल मोस्ट वेलकम। चले जी, आज हम ईद मना रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम के साथ। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम ईद मनाने के लिए एक ऐसे इंसान और एक ऐसे प्यारे इंसान के पास आए हैं। हम इनको प्यारा इसलिए कहते हैं क्योंकि वैसे भी मीडिया के साथ ही इनका इंटरेक्शन बहुत है, और जो इलेक्शन गुजरे हैं उसमें भी इंटरेक्शन बहुत रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी है, और इनका नाम उन पार्टी के मेंबर में शामिल होता है जो हमेशा पार्टी के लिए सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ कारकुनान के बीच में रहते हैं। ये अच्छी बात होती है, जो कारकुनान के बीच में रहते हैं वही पॉलिटिशियन आगे जाते हैं, और जिस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, और एक बड़ा नाम है कराची की सियासत का, पीपल्स पार्टी का। नजमी आलम साहब बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत आपको, सब आपके साथियों को ईद मुबारक, आपकी फैमिली को ईद मुबारक। और साथ ही साथ और बहुत प्यारी सी मिसेस है, मिसेस नजमी आलम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। कैसी ईद गुजर रही है नजमी साहब? ये बताएं, क्या पहला दिन कैसा गुजारा? आज सुबह नमाज पढ़ के कब्रिस्तान गए, सब होके घर आ गए। पहला दिन इतना ज़्यादा रश का दिन नहीं होता है, लोग सारा आदमी अपने घर पे अपने ईद कर रहा होता है। हाँ, शाम को हमारे एक बड़े कज़न हैं, वहाँ सारे जमा होते हैं हर ईद पे, वो लाजमी है। फिर सेकंड डे से फैमिली ख़त्म, वर्कर और लोग बस, और फिर फिर मीडिया भी 2 दिन, फिर 2-3 दिन सुबह से रात तक वही चलता है। जी, यही चल रहा होता है। तो भाभी क्या स्पेशल बना रही होती हैं ईद के फर्स्ट डे? क्योंकि हम यही सुन रहे थे ना कि स्पेशलिटीज़ बन रही होती हैं, चाहे वो सवई हो, शीर खोरमा हो, कोई कबाब बना रहा होता है, खीर बन रही होती है। हमारे यहाँ ये है कि शीर खुरमा तो थोड़ा सा बनाते हैं हम लोग, इसलिए कि बहुत मिठाई आ जाती है, लोग मेहमान ले आते हैं मिठाई, सच्ची जो बात है। तो हम मीठा इतना ही बनाते हैं जितना हम लोगों का आपस में खाना हो, और शामी कबाब और हलीम बहुत शौक़ से हमारे घर खाया जाता है, चिकन हलीम, जो स्पेशली हम खुद घर में बनाते हैं। आप बनाती हैं? जी बिल्कुल। तो नजमी साहब को भी पसंद होगी वो, यकीनन। और फरमाइश होती है इनकी कि हमारे पार्टी के सारे वर्करों को पता है कि ईद पे जाएंगे तो नजमी भाई के हलीम और कबाब खाएंगे। अच्छा, हलीम और कबाब, शामी कबाब। शामी कबाब। अच्छा, तो इससे तवाज़ु की जाती है मेहमानों की। जी बिल्कुल। अच्छा, ईद जो है हमें ज़ाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक में हम रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा ईद, और ईद मनानी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि इसको मनाएं और खुशियाँ बांटें। तो क्या समझते हैं कि जो ईद पहले गुजरती थी और अब इस ईद में क्या फ़र्क है? अब बहुत मुश्किलात रही हैं पाकिस्तान के लिए और अब भी हम मुश्किल में, मगर साथ ही साथ जो एक हेल्पफुल रहते हैं हम, कोशिश होती है कि हम खुशियों को बांटें, जिस तरह रमज़ान मुबारक में ज़कात देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो क्या ईद हमें क्या मैसेज दे रहा होता है? देखिए, आपने जो सबसे अहम लफ्ज़ यूज़ किया वो बांटें, खुशियाँ बांटने का क्या तरीका हो सकता है कि हमको, मैं जाके अपने रिश्तेदारों को ईदी दे दूं, वो मुझे मेरे बच्चों को दे दें, ये काफ़ी नहीं है। मेरा तो अपना ये ख्याल है, और मैं इस दफ़ा इस पे अमल भी कर रहा हूँ, इवन मेरी वाइफ को भी नहीं पता। मेरा अपना ये है कि हम हर आदमी जो कर सकता है अफोर्ड, उसको चाहिए एक फैमिली को अडॉप्ट कर ले, कि हम उनके बच्चे हैं, 3 बच्चों को उनको नए कपड़े बना दें, ईद की उनकी खुशियाँ अच्छी कर दें। देखिए, लाखों लोग ऐसे हैं
करोड़ों लोग होंगे पाकिस्तान में जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं एक गरीब फैमिली को अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल कर लूँ, तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की ईद बड़ी अच्छी हो जाएगी और जो इस्लामी तसव्वुर है कि खुशियाँ बांटने का, उस पर अमल हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हस्बैंड्स होते हैं वो वाइफ को नहीं बता रहे थे, जिस तरह से अभी उन्होंने ये बात रिवील की। मैंने नहीं कही किसी से भी, आपने कहा तो मैंने, मेरा आज भी आपके प्रोग्राम में बताने का मकसद सिर्फ ये है, अपने को आपको ज़ाहिर करना नहीं, लोगों को ये इनकरेज करना कि प्लीज़ इसमें इस तरह से करें। तो आपने हमेशा ज़ाहिर सी बात है घर पे मेहमानों की तवाज़ुन के लिए, ईद के लिए, मगर स्पेशल अपने लिए क्या करती हैं? और बहुत मुश्किल होता है पॉलिटिशियंस की वाइफ होना, क्योंकि हमेशा टाइम वर्कर्स को देना, पार्टी को देना, अवाम की खिदमत करना, अगर और फिर नजमी साहब को एडवाइजरी भी मिली हुई है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किस तरह से ईद पर मुश्किल होती है? क्योंकि ज़ाहिर है ये अरसा हमने इतने साल शादी को, हमारे 22-23 साल हो गए माशाल्लाह से, तो हम ये अरसा हमने साथ गुजारा है, तो हमें मुझे मतलब ऐसा ज़ाहिर इनसे कोई शिकायत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये होता है कि क्योंकि बिज़ी हैं ये, लेकिन जब ये थोड़ा भी इनके पास टाइम होता है ये फुल टाइम हमें देते हैं कि इवन की शॉपिंग ले जाके खुद, और ये नहीं कहा कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, जब भी थोड़ा 1 या 2 घंटे का टाइम हुआ, मुख्तलिफ इफ्तार थे, लोगों के घर जाना था, घरों में भी रखे हुए थे, उसमें से भी जो टाइम मिला इन्होंने 1-2 इफ्तार हमें कि मेरे साथ चल के बाहर चलो, तुम लोग भी इंजॉय करो। तो ये इनका है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें जो है बिल्कुल ही छोड़ दें, हमें भी साथ लेके चलते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, फर्स्ट डे तो ये होता है कि हम हमारे रिलेटिव्स आ रहे होते हैं या हम कहीं जा रहे होते हैं, एक मखसूस होता है, मगर जो कहते हैं कि पाकिस्तान में सेकंड डे ईद का जो होता है वो ससुराल का आलमी दिन होता है, तो ऐसा है? ऐसा नहीं है, इसलिए कि मेरी ससुराल में यहाँ कोई है नहीं। अच्छा। सब कनाडा में, और इनकी ससुराल भी सब बाहर है, तो हम इस मुश्किल से आज़ाद हैं। जो मेरी, हम लोग के पेरेंट्स तो नहीं हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, तो मेरे जो फैमिली के बहन भाई हैं वो कुछ कनाडा में हैं, कुछ लंदन में हैं, इनके बहन भाई कुछ कनाडा में, और इस चीज़ से नजमी साहब बच जाते होंगे। बहुत आसानी है, बहुत आसानी है। अच्छा, पार्टी की बात करते हैं। पार्टी, जाहिर सी बात है आपके साथ बहुत वर्कर्स काम कर रहे हैं और आपने उनको भी टाइम देना, तो सेकंड डे या फर्स्ट डे में यही वर्कर्स या थर्ड डे वर्कर्स आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं? फर्स्ट डे तो कम आते हैं, 2 चंद आएंगे, क्योंकि लोग सबको, क्योंकि बेसिकली ईद है, फैमिली वो है, हॉलीडे, वो मतलब इवेंट है, तो ज़्यादातर लोगों फिर दूसरे दिन सुबह 11 साढ़े 11 बजे से जो लाइन लगेगी तो वो रात के 10-11 बजे तक कंटिन्यूस में नीचे ही बैठा रहूँगा। तीसरे दिन भी यही होगा, जब तक ये ईद की छुट्टियाँ होंगी यही होगा मेरा, बस यही ईद है। अच्छा, तो ईद में सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है वो ईदी की, तो ईदी देते, पहले तो जाहिर सी बातें लेते होंगे, अब देनी पड़ती है, तो ये बताएं ईदी के बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, बहुत मज़े की स्टोरीज होती है। हमें याद है अभी जब हम छोटे थे तो हमें रुपया ईदी कोई दे, जो भी बढ़ती थी वो 1 रुपये ईदी ही मिलती थी, तो वो हमारे लिए बहुत दुनिया का ख़जाना होती थी। 10 रुपये जमा हो गए तो भागो एक कोक पी लो, ये कोक पीना भी एक लग्जरी होती थी उस ज़माने में। सबसे बड़ी ईदी किसने दी और कितनी थी वो, ज़्यादा ईदी किसने दी? या वैसे तो कोई ख़ास ईदी किसी ने नहीं, बस वही मैंने कहा छोटे थे तो फिर वो तो एक ज़माना आया कि वो 1 रुपया 10 रुपये में बदल गया, 10 रुपये मिलना शुरू हो गया ईदी पे, फिर हम ईदी लेने वाली एज से निकल गए, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए तो वो ईदी लेने वाली एज से निकल, अब देते हैं ईद, अब देनी पड़ती है। आप बताएं, पहले तो लड़कियों को तो वैसे ही ये कहते हैं कि मीठी ईद लड़कियों की होती है, बनना संवरना, चूड़ियाँ, मेहंदी लगाना, कपड़े ख़रीदना, तो ईदी में भी सबसे पहले हम लड़कियां हैं, हम वुमेन्स हैं, हम फीमेल्स ही खड़े होते हैं, भाई हो, बड़े हो, घर के बुजुर्ग हो, ईदी चाहिए। तो हस्बैंड से तो ईदी मिलती होगी यकीनन, मगर फैमिली में क्योंकि हर महीने ईदी ले लेती हैं आप, ईद पे कर रहे नहीं, ईद दी तो स्पेशल होती है जो ज़रूरी होती है, तो वो कितनी थी और क्या करती हैं फिर ईदी का? ईदी तो ऐसा ज़ाहिर है रुपयों पैसों में तो हमें ईदी नहीं मिलती अब ये होता है कि जो चीज़ पसंद होती है, कोई भी चीज़ फरमाइश करते तो कहते हैं ये तुम्हारी ईदी में मैं तुम्हें लेके दे रहा हूँ तो हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है, ज्वेलरी हुई, कपड़े हुए,
तो वो ईदी के तौर पे मैं ले लेती हूँ। वो ले लेते हैं, मगर मतलब ज़्यादा भारी पड़ता है ईदी देना। अच्छा नजमी साहब, हम ज़ाहिर से बात है, हम एक ऐसे माशरे में जिसमें, और फिर हम ऐसे मुल्क में जहाँ पर परेशानी है, तो आपको क्या लगता है कि जब आप एक ऐसी पार्टी से मुंसलिक है जो कि सिंध गवर्नमेंट का 15-16 सालों से हिस्सा रहा, और नई गवर्नमेंट भी सिंध, तो जिम्मेदारी कहाँ आयद होती है? क्योंकि ईद पर सिर्फ अपनों को ही नहीं देखना, जिस तरह से आपने कहा कि एक फैमिली अडॉप्ट कर ले, मगर साथ ही साथ पार्टी की जो कोशिश होती है, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, फिर आसिफ अली जरदारी साहब खुद कहते हैं कि कारकुनान के जाएं, तो आप जाते हैं, दौरे करते हैं ईद पर, या सिर्फ घर पे ही कारकुनान का आने का सिलसिला होता है? पार्टी की तरफ से क्या हिदायत होती है? पार्टी की तरफ से देखें, हम ये करते हैं कि अगर हमारे कोई एक्टिव वर्कर, किसी की डेथ हुई है किसी के घर में, तो हमारे अक्सर डिस्ट्रिक्ट लेवल की तंजीम चली जाती है, कहीं कराची डिवीज़न चला जाता है, कहीं कहीं चला जाता है। हम लोग ज़रूर कोशिश करते हैं कि पहली ईद पे उनके घरों पे जाएं। अब जैसे 18 अक्टूबर आती है, तो उस दिन हमारी सब ये होती है कि जितने हमारे 18 अक्टूबर के शोधा हैं उनके घर पे हम जाते हैं। आज 2008 से आज तक हम कभी मिस नहीं करते हैं, वो नहीं मिस करते उनके हैं, घरों पे जाते हैं। ठीक है, हम टीमें बना लेते हैं कि भाई इस ज़िले में तुम चले जाओ, इस ज़िले में ये चले जाएगी टीम। तो ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लेते हैं ताकि उनके अब भी जाएं और ईद की हाँ, खुशियां उनके ईद साथ की बांटें। खुशियों पे भी उनसे उनके ईद पे जिसके हम मैयत हुई हो, पहली ईद उनकी खुशियों की तो नहीं होती है उनसे, लेकिन उनके एक फातिहा पढ़ना, ये फिर अपने हलके में भी जो मेरा कॉन्स्टेंसी है, इसमें भी जो ऐसे हैं घर जिनके यहाँ कोई मौत हुई हुई होती है, तो उनके यहाँ भी जाते हैं ईद पे फातिहा के लिए। तो ईद पर दावतों का तो सिलसिला रहता ही रहता है, मगर आप कहाँ जाना पसंद करती हैं और ज़्यादातर टाइम स्पेंड किसके साथ ईद पर करना चाहती हूँ? क्योंकि ना नजमी साहब की फैमिली है यहाँ पर, ना आपकी फैमिली है यहाँ पर। मैं सब लोग मेरे घर की दावत का इंतज़ार करते हैं। अच्छा। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको इंतज़ार होता है कि ईद पे जो है वो हमारे घर दावत होगी, तो हम पूरी फैमिली को प्रॉब्ली 3rd डे या 4th डे सारे पूरी फैमिली को हम इनवाइट करते हैं। और वो घर के खाने बन रहे होते हैं या स्पेशली कोई बाहर से बारबेक्यू? हम अक्सर देख रहे होते हैं ना कि बाहर से देख के बिरयानी आ गई। सब चीज़ें घर में बनती हैं और सब चीज़ें, और लोग इसी इंतज़ार में होते हैं कि घर की बनी हुई इतनी मज़ेदार चीज़ें होंगी, तो सब हमारा खाना घर में बने। नजमी साहब आप बताएं कि खाने की बात हो रही है और मीठा, ईद पर मीठी ईद कहलाती है, मीठा नहीं हो, तो क्या फेवरेट है मीठा आपका, आप लोगों का? देखिए मैं तो डायबिटिक हूँ, तो इसलिए मीठे पे बहुत कम, मेरे वैसे भी कभी लाइफ में मीठा बहुत पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत खा लूँगा, बहुत चखने की हद तक मीठा खाता हूँ। तो फूडी है नजमी साहब? फूडी हैं। फूडी है। लेकिन आपके हाथ का खाना या बाहर रेस्टोरेंट्स, नए रेस्टोरेंट्स जाना, डाइन इन करना? असल में वो ना चाहते हुए भी बाहर का खाना खाना पड़ता है, क्योंकि हमारी इतनी दफ़ा बाहर होती। अभी मैं क्या ना, ये पूरा रमज़ान गुजर गया, कहीं ना कहीं अफ्तारी, अभी बीच में सहरी थी, अफ्तारी थी, ये सब बिल्कुल बात हो रही है। और इतना प्यारा कपल हमारे साथ मौजूद है और ईद की खुशियाँ बांटें लोगों के साथ। नजमी साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर अल्लाह ताला ने हैसियत दी है और हम अफोर्ड कर सकते हैं तो एक फ़ैमिली को अडॉप्ट कर लें ताकि उनकी भी खुशियों के साथ ईद गुजरे। हम मौजूद हैं नजमी आलम के घर पर और हमारे साथ मिसेस नजमी आलम भी मौजूद है। खाने की बात हो रही है तो खाने की बात को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं नजमी आलम के घर पर और आज सेकंड डे ईद हम मना रहे हैं इनके घर पर और मिसेस नजमी आलम भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से पहले तो हमने खाने की बात की, ईद कैसे गुजर रही है, मगर माशाल्लाह से घर बड़ा खूबसूरत से डेकोरेट किया। कुछ पिक्चर्स भी हम देख रहे हैं कि नजमी साहब की है, तो थोड़ा सा घर को सजाने में किसने साथ ज़्यादा दिया आपका, या आपकी सारी खुद की चीज़ें ख़रीद कर, या डेकोरेटर को बताना कि ये चीज़ें यहाँ लगेगी, इस तरह से लगाई है? घर सारा मेरा खुद अपने हाथ का सेट किया हुआ है, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह नजमी की आती रहती हैं, तो उसके हिसाब से मैं उसको किस जगह प्लेस करना है या चीज़ें जो परचेज़ करनी है घर में, क्या चीज़ कहाँ लगेगी, वो मैं खुद। नजमी साहब तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जाहिर से बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, तो सारे घर के ग्रोसरी है, गेस्टों कोई आ रहा है तो उसकी क्या खाना बनेगा, ये सारा आपके अंडर आता है? होम मिनिस्टर कहते हैं ना। तो हम लोग आपस में थोड़ा बहुत डिस्कशन ज़रूर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि मतलब कोई आ रहा है या कहीं किसी को मेहमान ख़ास तौर पे बुलाया, ईद है
या कोई भी है तो हम डिस्कस करते ज़रूर हैं कि मेन्यू क्या बने, फिर फाइनल मैं करती हूँ। फाइनल आप करती हैं। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत सा मैं देख रही हूँ कि एक रिवायती तौर पर जो हमारे यहाँ पेंटिंग, हाथ की पेंटिंग, तो ये इसके बारे में बताएं ताकि हम थोड़ा थोड़ा आपको नजमी आलम के घर भी दिखाएं कि बड़ा खूबसूरत सा डेकोरेट हुआ है। एक्चुअल में मुझे कुछ ट्रक आर्ट बहुत पसंद है। अच्छा। मुझे बहुत फैसिनेट करता है, तो मैंने अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है। ये मैंने अलमारी स्कर्दू से ली थी। अच्छा, ये स्कर्दू से लिया स्कर्दू से ली थी मैंने। और ये चीज़ें जो है, ये जब मैंने ये अलमारी ली तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने ये मुझे गिफ्ट कर दिया। अच्छा, माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि तुम ये मेरी तरफ से पे डेकोरेट करो। तो अभी ये वॉल पूरी हम बना रहे हैं। तो इस पे पेंटिंग्स भी देख रहे हो, तो ये सारा आपका अपना चूज बिल्कुल, किया हुआ है, बिल्कुल, सारी हर चीज़। चीज़ें आपकी। अच्छा, तो पेंटिंग पसंद है, ट्रक आर्ट पसंद है, तो इसका मतलब है कलर्स पसंद है आपको। जी, मुझे ज़रा कलर्स फैसिलिटेट करते हैं। तो ये क्या होता है जब आपको कोई चीज़ समझ आ जाए और वो नजमी साहब बोले कि नहीं भाई मुझे नहीं समझ आ रही है, नहीं लेना, तो बहस होती है कुछ? नहीं, बहस नहीं होती, बहस नहीं होती। फिर मैं भी सोचती हूँ कि उनको क्यों नहीं पसंद आ रही है, तो मैं उस पर सोचती हूँ अगर वो हम ओके हो जाते हैं तो फिर मैं नहीं लेती। मतलब घर में ज़्यादातर आपकी चलती है, कह सकते हैं। कह नहीं सकते, पर हम ये देख रहे हैं कि नजमी आलम साहब की बिल्कुल नहीं चलती, मगर ऐसा ही होता है, आप बाहर चला लेते हैं मगर घर के अंदर आपकी चलेगी और आप ही की चलती है और मिसेस की ही चलती है। अच्छा, अब हम किचन एरिया की साइड और डाइनिंग, तो ये सारा सेटअप, सारी चीज़ें बड़ा इजी होता है जब घर में लोग आते हैं। अच्छा, इस तरह से मेंटेन करना घर को बड़ा मुश्किल होता है। और फिर जो आप जिस तरह से नजमी साहब हैं, बहुत काम है, ऑफिस जाना है, एडवाइज़र भी बन गए हैं, फिर एक पॉलिटिशियन की लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। वैसे तो हम तनकीद कर रहे होते हैं, मगर उसके पीछे जो काम हो रहा होता है, फैमिली सर्वाइव करती है। तो कभी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, कंट्रोवर्शियल चीज़ भी हो जाती है, फिर पार्टी में मीटिंग्स है, रात देर तक मीटिंग्स है, तो टेंशन होती है। हाँ, टेंशन तो होती है, लेकिन ये है कि वो हम कोऑर्डिनेट ज़रूर करते हैं। तो ये होता है कि इनकी ये आदत बहुत अच्छी है कि शुरू से इन्होंने मुझे कोऑर्डिनेट करके रखा कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो आपको बता दूंगा। आपको पता होता है, मुझे पता होता है कि ये इस वक्त कहाँ पे हैं, मीटिंग हो रही है या कोई जलसा है या कोई कोऑर्डिनेटेड होती हैं चीज़ें। अच्छा, हमने ब्रेक से पहले खाने की बात की, माशाल्लाह से घर की तो चीज़ों से लग रहा है कि एक सुगड़, और वो कहते हैं ना बड़े पुराने सुगड़ खातून है, सुगड़ वाइफ है, सुगड़ बेटी है, सुगड़ बहू कहा जाता है। आप खाना खुद बनाती हैं या मेड बनाती है? नजमी साहब का उन्होंने बताया कि मैं मीठा नहीं खाता और डायबिटिक भी है उनको, तो खाना खुद आप बनाती हैं और साथ में खाना मैं बनाती हूँ, लेकिन हेल्पर्स हैं मेरे पास। वो बिल्कुल टोटल मेरे, ऐसा मैं कह दूँ झूठ बोलना गलत बात होगी। वो ज़ाहिर है आजकल के ज़माने में कोई भी अकेले खाना नहीं बना सकता। तो आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? ये तो नजमी, उनको फ़िश बहुत पसंद है। सी फूड बहुत पसंद है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ खाना बनता है वो फ़िश है। फ़िश बनती है। इनका बस चले तो रोज़ फ़िश खाएं, फ्राइड फ़िश हो, सालन हो, गर्मी में भी फ़िश, बस नहीं चलता कि नाश्ते में भी फ़िश हो। मगर आपका क्या फेवरेट है? मुझे जो है, मुझे तो दाल चावल पसंद है। सीरियसली मुझे ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा ही मैं नजमी साहब से भी पूछूंगी। हाँ, मुझे तो सादा खाना ज़्यादा पसंद है। हाँ, होता है। ठीक है, हम नजमी साहब के घर में और सेकंड डे ईद मना रहे हैं। आप भी ईद मनाएं और उन लोगों को ना भूलें जो कि ईद की खुशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, घर में मिठाई नहीं ला सकते, और जो हम स्पेशली बहुत मीठी मीठी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं ईद के तीनों दिन दावतों में, तो उनको याद रखें। हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि नजमी साहब से बात करेंगे कि जो मिसेस नजमी आलम ने कहा है वो कितना सच है, और भी मज़ीद इंटरेस्टिंग बातें करेंगे उनसे। वेलकम बैक। ईद मना रहे हैं हम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा है नजमी आलम साहब, उनकी फ़ैमिली के साथ, और जिस तरह से हम ईद पर पैगाम दे रहे हैं बार बार कि उन लोगों को ना भूलें, क्योंकि पाकिस्तान की महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से कई नहीं, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ जो कि ईद की खुशियों में वो खुशी नहीं शामिल कर पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो कि पहले करते थे। महंगाई ने इंसान की, हर गरीब शख्स की कमर तोड़ दी है। नजमी साहब, एक ये हकीकत है, अब ये तल्ख हकीकत बन गया है पाकिस्तान में, महंगाई, बेरोज़गारी, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, जो जवान यूथ है हमारी, वो चाह रही है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाएँ, भले उनको पाकिस्तानी 50-60 हज़ार भी मिले, क्योंकि इस मुल्क में कोई सिक्योरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है।
तो कितना मुश्किल है पहले के वक्त में और अब के वक्त में सियासत करना भी? देखिए, सियासत बहुत डिमांडिंग चीज़ है जी। ये बात ध्यान में रखें। कुछ सियासत बहुत से लोग समझते हैं कि बड़े मज़े की चीज़ है, बहुत डिमांडिंग चीज़ है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है उसमें, 24 घंटे आप उसमें उसको देना पड़ता है, कोई टाइम नहीं। और जहाँ तक आपने बात की कि यूथ की, ये वाकई हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमारी यूथ को अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए वो चाहती है कि किसी तरह हम पाकिस्तान से चले जाएँ। किसी से भी आप कहें कि आप पासपोर्ट ऑफिस पे चले जाएं, आप देखें एवरेज जो पासपोर्ट बनाने की उम्र है वो यूथ बना रही है इस वक्त। बिल्कुल आप वहाँ से कभी, मैं कहूँगा इसको कवर करें आप। हमें अभी सर्वे रिपोर्ट आई थी कि तकरीबन डेली बुनियादों पर 600 से ज़ायद बंदा जो है पाकिस्तान से आवाम जा रही है, लोग जा रहे हैं बाहर मुल्कों में जॉब की तलाश में, पढ़ाई के लिए। बिल्कुल, ये पढ़ाई तो भी जो ज़्यादातर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं वो भी पढ़ाई से ज़्यादा उनका ये होता है कि वहाँ सेटल हो जाए, पाकिस्तान से हम चले, फ्यूचर दिख जाए। फ्यूचर जहाँ की यूथ को फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। और इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का चैलेंज मैं समझता हूँ ये है कि आप अपनी यूथ को उनका अच्छा फ्यूचर दिखाएं, उनको कोई ऐसे काम करें जिससे आइंदा 2-4 साल में हमारी यूथ जो पढ़ के बच्चा निकल रहा है उसको कोई रोज़गार का मौका लगे। ये बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ इसके लिए अभी सिंध गवर्नमेंट कुछ करने वाली जाने थोड़े दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ऊपर बहुत कह रहे हैं कि यंग भी हैं और एनर्जेटिक हैं। आईटी के ऊपर हम लोग काम करने जा रही है सिंध गवर्नमेंट। हम बहुत आईटी पार्क्स बनाने जा रहे हैं। उसका मकसद यही है कि हमारी यूथ को जो पढ़ लिख गए उसको आईटी की तरफ राग़िब करें। उसकी अगर आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने लगते हैं हमारे बच्चे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है जी। तो ये एक फौरी है, उसके ऊपर हम करें क्योंकि इस वक्त ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना है ताकि लोगों के लिए जॉब क्रिएट हो। अगर प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं होगा तो ये मसला हल नहीं होगा। आप यूथ की बात कर रहे हैं, माजी में बड़े बड़े किस्से जेल भी काटी है आपने, तो माजी का कौन सा किस्सा ये जो याद आता है? और मोहतरमा के साथ भी आपका वक्त अच्छा खासा गुजरा है, तो क्या मोहतरमा का विजन जो था और वो गरीबों में जाती थी, वो कच्ची आबादियों में जाती थी, छोटे छोटे इलाकों में आबादियों में जाती थी, तो उनको कैसा पाया आपने? मैं आपको तो एक वाक़या बताता हूँ। मैं एक दफ़ा हम ये आपने देखा होगा कश्मीर रोड पे मेंटली रिटार्टेड बच्चों का इंस्टीट्यूट है। मैं नासिर शाह और एक हमारी MPA थी, उनका नाम नहीं बताऊँगा, हम तीनों गए वहाँ पे। तो उन्होंने ला के एक बच्चे को दिया, तो हमारी MP साहब थोड़ी सी वो हो गई ना एकदम, उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल था। तो उसने बोला कि ये जो एक उसका इंतकाल हो गया, अभी उस बच्चे का बड़ा हो गई थी वो कुकी के नाम से मशहूर, उसका सुना कि इंतकाल हो गया। कहने लगे कुकी की शक्ल इससे भी ज़्यादा ख़राब थी और बेनज़ीर इसको आधे आधे घंटे अपनी गोद में बिठा के रखनी थी यहीं पे बैठ। ये उनका एटीट्यूड था कि ठीक है, बच्चे का चेहरा बहुत समझ ही नहीं आता था कि चेहरा क्या है, लेकिन बेनज़ीर साहिबा उसको आधे आधे घंटे उसने कहा कि हमारे ये उनका एटीट्यूड था। बेनज़ीर साहिबा को कभी ये नहीं होता था कि मैं ज़मीन पे बैठ जाऊँ किसी के साथ वो जाऊँ, उनके अंदर ये चीज़ें नहीं। और मुझे उनका आज भी एक कोट अक्सर सोशल मीडिया पे होता है, वो बिलावल साहब को बता रही थी कि आदमी पैसे से बड़ा नहीं बनता है, अपने अमल से बड़ा बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में क्या आप लोगों की मुलाकात हुई? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? नहीं, नो कोई लव मैरिज नहीं। जवानी को याद नहीं, करे ये मेरी कज़न भी है। अच्छा फैमिली शादी है तो अच्छा, फैमिली ये मेरी खाला की बेटी है। तो जब पता चला नजमी साहब के भाई, क्योंकि हम अक्सर होता है ना भाई कह रहे होते हैं एक कज़न को ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल। और फिर पता चलता है कि मामू और खाला ने रिश्ता जोड़ दिया, दोनों खालाओं ने रिश्ता ऐसे ही हुआ। वो जिस दफ़ा मुझे पता चला, मैं उस वक्त अभी कोई मौका था, मुशर्रफ का दौर था, तो हम मशहूर थे रह कहीं हो। तो सुबह मैं अपनी बड़ी बहन के घर आता था, वो यहीं रहती थी, वहाँ नहा धो के कपड़े चेंज करके नाश्ता करके फिर चला जाता था। जब मैं नाश्ता करने बैठा तो मुझे उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो, हमारी बात तय कर दी है, मुझसे तो पूछा ही नहीं आपने। तो मेरी अम्मी से मैंने कहा, अम्मी भी अम्मी बड़ी, मैंने कहा अम्मी ये क्या है आपने मुझसे पूछा? क्या नहीं, जो अपने बड़े भाई से पूछो, उसने किया। भाईजान से हम लोग मैंने भी हाँ कर। तो कैसे पता चला कि हस्बैंड वुड बी यही है, नजमी साहब ही हैं? बाकायदा सारे मेरी मदर और नजमी की वालदा जो थी, दोनों बहनें हैं सगी, तो आपस में सारे बहनों की बातचीत होती रहती थी, तो वो कान में हमारे भी पड़ती रहती थी। तो फिर अम्मी ने बाकायदा पूछा कि भाई ऐसे है, तुम्हारा क्या मतलब तुम क्या कहती हो?
तो मेरी पर्सनालिटी इनकी अच्छी थी और मुझे कोई एतराज़ भी नहीं था, तो मैंने फिर हाँ कर दी। तो क्या स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह कुछ साथ किया आप लोगों ने? नहीं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। नजीम साहब, आप क्या, क्योंकि जाहिर सी फैमिली में शादी होना अब तो बहुत रिवायत ख़त्म होती जा रही है, अब तो लव मैरिजेस और लड़का खुद कह देता है, लड़की खुद कह देती है कि हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई पसंद थी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, या पार्टी में रहे आप माशाल्लाह से, कुछ ऐसा हुआ कि नहीं थोड़ा सा दिल इस तरफ गया हो? देखिए कॉलेज में भाभी देख रही है, नहीं देखने दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज की लाइफ तो देखें, जब हम फर्स्ट बीकॉम पार्ट 1 में पहुंचे ना, हमारी सियासत शुरू हो गई। अच्छा, तो दिल नहीं टूटा आपका? नहीं, दिल नहीं टूटता है ना, एक बार तो टूटता है। नहीं, कोई मैं ऐसी बात नहीं कि मैंने कभी किसी का अफेयर नहीं हुआ। वहाँ जो साथ पढ़ती थी हम लड़कियाँ, मैं प्रीमियर में पढ़ता था, उनके साथ दोस्त क्लास फेलो थी, उनसे दोस्ती वोस्ती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ ऐसा कभी। अभी मुतमईन है। चलिए जी, ईद का त्यौहार है और ये चिट चैट जारी रहती है, और चिट चैट हो रही है। नजमी आलम साहब जो कि सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी है, उनकी फैमिली हमारे साथ ईद सेकंड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये बड़ा अच्छा पैगाम कि ईद वाले दिन ईद की खुशियों में शामिल करें उन लोगों को जो ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते हैं। नजमी साहब, कभी डांट पड़ी है? पार्टी, आप बहुत पुराने हैं, आपने वो सियासत देखी है जब बहुत स्ट्रगल करना होता है, जेल काटना होता है, क्योंकि तोहफे में मिलती है जब सियासतदानों को जेल काटना, मफरूरी करना। तो कभी पार्टी जो लीडर्स होते हैं उनसे डांट पड़ी कि ये क्या किया, पार्टी के खिलाफ गए, कुछ ऐसा हुआ, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी? बेनज़ीर साहबा की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उन्होंने जिस तरह मुशर्रफ के दौर में, हमें याद है हम कराची जेल में 22-23 नंबर बैरक में बंद होते थे, बीबी स्पेशल वार्ड में बंद थी, ज़मीन पर सोती थी, फटे हुए 2 कंबल उनके पास होते थे, शी स्टैंड, फिर भी उसी तरह खड़ी रही। तो ये चीज़ हमें भी ताकत देती थी। हमारे पास बीबी एक रोल मॉडल थी कि भुट्टो साहब की फांसी हमारे लिए रोल मॉडल थी, और बीबी की जो स्ट्रगल थी वो हमारे लिए मॉडल थी। तो वो हम सब वर्करों का दिल बड़ा रखती थी, किसी भी परेशानी से हम घबराते नहीं थे कि हमारी लीडर इतनी तकलीफ़ उठा रही है तो फिर हम क्यों। और बीबी हमेशा मुझे 18 अक्टूबर के लास्ट के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में 9 बजे वो 7 बजे 6 बजे कमरे में अपने गई हैं सुबह, और 9 बजे तैयार होकर निकल आई। तो सब ने कहा कहाँ जाएंगी आप? कहने लगी मैं अपने शहीदों के घर जाऊंगी, मैं अपने ज़ख्मियों को देखने जाऊंगी, चलो। अब उनके सिक्योरिटी वाले मना करने लगे, उनको डांटा, बोला तुम लोग उतर जाओ मेरी गाड़ी से। लियारी पहुंची, जो शहीद हुए थे उनके घरों पे, सारा दिन वो हॉस्पिटल में एक एक ज़ख्मी के पास गई। मेरी ड्यूटी लगाई कि रोज़ मुझे ज़ख्मियों की रिपोर्ट दो, किसकी क्या हालत है। मैं उनको एक पूरा चार्ट बना के देता था, फिर वो उस पर नोट। उनको इतनी फ़िक्र होती थी कि मेरे साथ जो हमारे वर्कर ज़ख्मी हो गए, और अल्लाह ने उनको ज़िंदगी नहीं दी। पाकिस्तान की बदकिस्मती हो गई, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है तो उनको वक्त नहीं मिला, वरना वो बड़ी इस दफ़ा तैयारी करके आई थी। आने से पहले उन्होंने पाकिस्तान से बहुत सारे इकनॉमिक एक्सपर्ट्स को बुलाया था दुबई, उनसे कहा था कि आप मुझसे डिस्कस करें कि मैं आके पाकिस्तान को क्या करना है हमें इकनॉमिकली मजबूत करने के लिए। वो बहुत आगे का सोच रही थी, लेकिन वक्त ज़िंदगी थी, जो लोगों ने जो पाकिस्तान का भला नहीं चाहते थे उन्होंने उनको। बिल्कुल। मैं पूछना चाहूँगी कि आपका कौन सा फेवरेट, कोई होता है ना कि रोल मॉडल होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात आपके हस्बैंड पॉलिटिशियन है, तो कौन सा ऐसा लीडर है जो आप समझती हैं कि हाँ ये है जो मैं समझती हूँ कि ये मुल्क को और हमारी आवाम को साथ लेके? मुझे जो है ना भुट्टो साहब बहुत पसंद थे, बहुत पसंद है उनका विजन, और उनकी जो जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में, तो उनका जो विजन था ना, आई लव दैट। मतलब मैं अभी भी उनकी कोई पुरानी वीडियो या कोई होती है तो मैं देख के जैसे मेरे गूज बम्प्स हो जाते हैं। मुझे वो चीज़ें जो है ना उनकी वो मतलब वो बहुत पसंद है उनकी ना, कि मतलब वो अगर होते तो आज पाकिस्तान कुछ और होता। अच्छा, अब हम क्योंकि मौजूद हैं और ईद का सेकंड डे मना रहे हैं, तो नजमी साहब की साहबजादी, अच्छा वो वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। अच्छा, हम चाहेंगे कि हम प्रोडक्शन से बोलेंगे कि हमें माइक दे जब तक हम नजमी साहब से बात करते हैं। नजमी साहब, पहले की सियासत में, और क्योंकि आपने बहुत करीब से बीबी की सियासत को देखा है, और अब की सियासत में क्या फ़र्क है? देखिए, पहले की सियासत में
एक रवादारी थी, वही कौमी इत्तेहाद जो हमारे ख़िलाफ़ तहरीक चला रहा था, हमारे साथ फिर MRD में भी बैठा, पॉलिटिकल लोगों का रोल हुआ। अब की सियासत में कुछ बदतमीज़ी बेइंतहा आ गई है, मतलब ज़रा सी टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है, अदम बर्दाश्त। कि मैंने अगर किसी पे कह दिया किसी पार्टी को तो उनके वर्कर गालियां देने पर उतर आए, ये इससे पहले नहीं था। बल्कि मुझे याद है कि बीबी से किसी ने बोला कि फ़लाँ अखबार वाला आपके ख़िलाफ़ बहुत लिख रहा है, तो बीबी ने कहा अगर मुझे सियासत करनी है तो मुझे तनकीद भी सहने का हौसला होना चाहिए। अब वो सियासत में वो बहुत तो खराब आप समझते हैं कि पहले की सियासत में अदम बर्दाश्त और इज्जत होती थी, लोग बर्दाश्त करते थे, तनकीद होती थी तो उसको जमहूरियत का हुस्न समझते यही थे। जो है और जो पीपल्स पार्टी की रिवायत रही हमने है, जितनी तनकीद, जितना मीडिया ट्रायल हमारा हुआ है किसी का नहीं हुआ, लेकिन हमने उसको बर्दाश्त किया, फेस किया, कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी का कम हुआ मीडिया ट्रायल, हर तरह से उनको किया गया, लेकिन स्टैंड कभी उन्होंने किसी मीडिया वाले के साथ या किसी अपने सियासी मुखालिफ के साथ दुश्मनी नहीं की। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से, माज़रत के साथ मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन जब से ये इमरान खान साहब आए, इन्होंने इतना अदम बर्दाश्त का रवैया सियासत में पैदा कर दिया है कि लोग एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। बिल्कुल। तो कारकुनान का भी वही बिहेवियर आप समझ रहे हैं कि पहले अलग होता था, अब शॉर्टकट्स हो गए हैं, क्योंकि कारकुनान भी चाहते हैं कि अगर हम किसी पार्टी में हैं तो हमें भी वो चीज़ मिले पार्टी से। बात सुनिए, होता क्या है, जो आपकी लीडरशिप का रवैया होता है वो आपके कारकुनों में डाइल्यूट हो जाता है। अगर आपकी लीडरशिप स्ट्रेंथ दिखा रही है, अच्छी तरह कर रही है, तो वो आपके कारकुनों में भी रहेगा। अगर आपकी लीडरशिप बहुत बुकल हो रही है, लड़ने की बातें करी, तो आपका कारकुन भी वही बात करेगा। तो ये आपके कारकुन उसी को फॉलो करते हैं जो लीडरशिप है। लीडरशिप को मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सब्र का उसके अंदर बिल्कुल सब्र होना चाहिए, जो कि अदम बर्दाश्त हमारे यहाँ नहीं है। रमज़ान मुबारक, हमें रोज़े जब हम रखते हैं तो बर्दाश्त सिखाता है, और ये ज़कात होती है आपकी रोज़ की, और बर्दाश्त करने की ताकत अल्लाह ताला देता है कि आपको मेंटली जिस्मानी तौर पर सब्र सिखाता है। मगर जो ईद है वो तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से, और आज हम सेकंड ईद मना रहे हैं नजमी आलम के सामने। सब उनकी डॉटर ने ज्वाइन किया है, तो इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कितनी ईदी मिली और क्या गहमा गहमी है ईद की। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, ईद मुबारक। और जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है उन सबको ईद मुबारक। और हम मना रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमी आलम के घर पर सेकेंड डे ईद, और उनकी साहबजादी उरूज फातिमा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम उरूज, ईद मुबारक। कैसी जा रही है ईद, क्या चल रहा है और क्या एक्टिविटी है, कितनी ईदी मिल रही है, कितनी मिठाइयाँ, केक्स, कुकीज़ खा रहे हो? बहुत मज़े की ईद है, केक वगैरह हर चीज़ है, ईदी बहुत भर के मिल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो किसकी लाडली हैं आप, मम्मा की या पापा की? दोनों की होंगी होंगी, मतलब ये नहीं पता किसकी हो। नहीं डेफिनेटली हूँ, इन दोनों से पूछ ले। हाँ, आप बताएं ना किसकी, कौन लाडली, किसकी ज़्यादा लाडली है? मम्मा लाडली तो ऑब्वियसली दोनों की हैं, लेकिन मुझे चेकआउट रखना पड़ता है हर चीज़ पे। डांट पड़ती है, मगर नजीम साहब नहीं डांटते। नहीं, वो क्योंकि अक्सर वालिद यही होता है, हम ये देखते हैं बहुत लाडली होती हैं बेटियां, लाडली ज़्यादा उनकी, क्योंकि लाडली तो मेरी भी है, लेकिन मुझे चीज़ों के ऊपर चेकआउट रखना पड़ता है। बाबा की रानी, लेकिन अम्मी मुझे हर चीज़ से लाइक चीज़ों से रोकती है। लाइक बाबा बोले ये कर लो, मम्मा बोलती नहीं बेटा वापस आ जाओ। अच्छा, तो ये तो हर बेटी को शिकायत रहती है, मगर सबसे ज़्यादा माँ ही टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है। तो कितना अच्छा लगता है ईद पर सबका आना और फ्रेंड्स रिलेटिव्स, क्योंकि आजकल के बच्चों की एक्टिविटी बहुत मुख्तलिफ हो गई है। तो क्या, किस तरह से उरूज अपने घर में ईद को सेलिब्रेट करती है? मैं बेसिकली लाइक पहले दिन अपने ख़ानदान के यहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लाइक दूसरे दिन हम लोग फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, और तीसरे दिन अगर कोई और होए जिससे ना मिले हो तो वो उनसे मिले। लेकिन मिलना जुलना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। हम मुझसे 3 दिन घर नहीं रह जाता। आई नीड सोशल कनेक्शन। ओके, तो ईदी सबसे ज़्यादा कौन देता है, अम्मी देती है या पापा देते हैं? दोनों इक्वल देते हैं। दोनों इक्वल देते हैं? 5,000 मतलब ज़्यादा ईदी हो जाती है। तो ईदी का क्या करते हो? अक्सर बच्चे होते हैं ना, कुछ ले रहे होते हैं,
हाँ, लास्ट ईयर इन्होंने बहुत अपना वो किया था जब ये वो आया था, अर्थक्वेक आया था, तो अर्थक्वेक था या वो था सैलाब जब आया था, तो इन्होंने काफ़ी ये एक अपना मनी बॉक्स है उसमें सब पैसे ईद के और ऐसे भी जो कोई इनको कभी देता है तो वो जमा कर लेती हैं, तो मोर देन इनके 70,000 रुपीज़ थी, शी डोनेटेड दैट। ओह माशाल्लाह। तो ये जो जज्बा है ख्याल रखना, तो यकीनन आप लोगों की सही आया होगा। मगर मुझे बताओ, बाबा जो है पॉलिटिशियन है, टीवी पर भी आते हैं, तनकीद भी करते हैं, फिर जब स्कूल में जा रहे होते हो या सोशल गैदरिंग्स फ्रेंड्स की हो रही थी तो पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की जा रही होती है, कोई किसी का फॉलोवर होता है, कोई पीटीआई एमक्यूएम का, तो बुरा लगता है? नहीं, आई डोंट माइंड एट ऑल। मेरे स्कूल के दोस्त, हमारी पूरी क्लास में इतनी डाइवर्स लाइक सोसाइटी है, लाइक कोई एमक्यूएम है, कोई पीटीआई, समझ नहीं आ रहा, लाइक बनती किसी की है नहीं, लेकिन एवरीवन रिस्पेक्ट्स ईच अदर। अच्छा, रिस्पेक्ट करते हैं। या अब ये कितना मुश्किल हो गया है, जिस तरह से हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे नजमी साहब, कि अदम बर्दाश्त, अगर हम किसी पार्टी को बुरा कहते हैं तो दूसरा अगर किसी और फॉलोवर का तो हाथापाई या बदतमीज़ी, गालियाँ गलोच, ये रिवायत हमारी बन चुकी है, अभी बनी सोसाइटी है, का ये हिस्सा पहले नहीं थी। हमारी जमात इस्लामी से कभी नहीं बनी कराची में, लेकिन हम उनके साथ उठना बैठना वैसे ही बिल्कुल इज़्ज़ाम ऐसे। रहता तो था। बच्चों का इस जनरेशन का इस सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल समझते हैं, और इस तरह का माइंडसेट होना? ये माइंडसेट बहुत ख़राब है, इसको हमें अपनी पॉलिटिक्स में से इसको निकालना होगा। अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये मज़ीद डेवलप होगा, मज़ीद डेवलप होगा। हमें इसको अपनी सोसाइटी से इस किस्म की थिंकिंग को निकालना होगा, और ये काम पॉलिटिकल लोगों का है कि वो सब अपने रवैये में वो चीज़ साबित करें, दिखाएं कि लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं। कि अगर हम सारी पार्टीज़ की जो मेन लीडरशिप है, जिन्हें हम तो सेकंड टियर में आ जाते हैं, जो मेन लीडरशिप है, उनको अपने रवैये में ये दिखाना होगा। अगर वो अपना रवैया ऐसा रखेंगे तो ये तमाम चीज़ें खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल। अब बीइंग अ मदर बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हम जिस शहर में रह रहे हैं, एक तो आबादी ज़्यादा है, फिर मसाइल बहुत हैं और क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम्स, तो मुश्किल है इस सोसाइटी में बच्चों को अकेले बाहर भेजना, या जाहिर सी बात है स्नैचिंग है, दीगर मामलात हैं, और फिर वही बात जो हम कह रहे हैं कि आजकल के दौर में अदम बर्दाश्त हमारे स्पेशली वो रहा नहीं है। स्कूल जिस तरह ये कह रही है कि रिस्पेक्ट करते हैं, मगर बात तो होती होगी, तो मुश्किल होती है कि अगर ये जा रही है कहीं ऐसा ना हो किसी बात पर कोई झड्डा हो जाए, या कोई ये कह दे कि पीपल्स पार्टी वाले ऐसे। यही बात कहना चाहूँगी कि आपकी अपनी फैमिली किस तरह की है। अगर आप अपने बच्चों को छूट दे देंगे हर चीज़ की, कि आपने बड़ों से खड़े होकर बदतमीज़ी करनी है या किसी, तो वो आपने अपनी आपकी रूट्स क्या हैं, तरबियत आप समझती हैं कि बहुत ज़रूरी है, तरबियत बहुत ज़रूरी है। कि अगर हम बच्चों को हम अगर ये सिखाएं कि अगर तुम्हें कोई एक बात कह रहा है और तुम 4 बातें सिखा दो, तो वो कहेंगे भाई तो मदर ने और फादर ने बोला हुआ है, तो वो तो ओके रहेगा। लेकिन अगर हम उनको ये सिखाएंगे कि कोई बड़ा अगर आपको कोई बात समझा रहा है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो, या सुनो कि वो क्या कह रहा है, तो उसमें क्या आपको क्या चीज़ का सबक मिल रहा है, तो ये पेरेंट्स को करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को ज़रूरी, और इस दौर में तो बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी। मुझे उरूज बताएंगी कि जो फेवरेट प्लेसेस हैं जहाँ जो कराची में है, या कराची से बाहर है, या मुल्क से बाहर है, वहाँ जाते हैं मज़ा आता है या थोड़ा सा मुश्किल होता है मनाना? क्योंकि नजमी साहब तो बहुत, आपके बाबा तो बहुत बिजी हैं, तो होता है कि नहीं मुझे जाना है तो जाना ही है, कुछ इस तरह की प्लानिंग्स? नहीं, मुझे बाबा के साथ जाना लाइक बाहर मज़ा आता है। लाइक मेरे मम्मा कभी कभी निकल जाते हैं, बहुत निकलते हैं सोलो, लेकिन जब भी मौका मिलता है कि बाबा भी आ जाए तो लाइक ज़रूर लेके चलती। ये नहीं कि ओ बाबा नहीं आ रहे, नहीं सही है चलते हैं, नहीं ऐसे नहीं, बहुत याद आती है। मतलब अगर वो टाइम नहीं हो देते तो क्या नाराज़गी होती है? करती हैं आप नाराज़गी? नहीं, लड़ती नहीं हूँ मैं, बस लाइक तंग करती हूँ, बोलती हूँ देखिए आप पूरा दिन बाहर रहे हैं, अपनी बेटी से एक जुमला भी नहीं बोला। एक जुमला भी नहीं बोला। उर्दू अच्छी है उरूज की। उरूज क्या बनना चाहते हो आप? गुड क्वेश्चन। बहुत बाबा की तरफ पॉलिटिशियन बनना है या कुछ और ऑक्यूपेशन में जाना है? आई डोंट नो, लाइक मेरी अम्मी पहले फैशन डिज़ाइनर थी और अब्बू लाइक ये टैलेंट है। अच्छा, ये बताया नहीं आपने, तो क्या सारे कपड़े उरूज के और आप अपने खुद आप करती है डिज़ाइन? फैमिली के भी डिज़ाइन करती है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ बनाई हुई कोई, या तो फिर खुद ही? नहीं, पहले मैं पूरा बुटीक वगैरह भी था,
लेकिन अभी मैंने कोविड के बाद से ज़रा ऑफ कर और दिया। क्या तो क्या बनना है फिर, या अभी तक डिसाइड नहीं किया? नहीं, two options, नहीं, 3 options: साइंटिस्ट, फैशन डिज़ाइनर या लॉयर। She want to be a scientist. First love is science. फर्स्ट लव साइंस। साइंटिस्ट। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जो ये चाहती है वो बन जाए। बाबा को उसमें खाली क्यों- चाहिए हम उरूज उसमें पैसे नहीं बना ले। पैसे बनाओगी अपने लिए बनाओगी, बाबा के लिए तो नहीं ये बनाओगी। हम ऑनेस्टी की बात जो हम मिस कर रहे थे, मतलब पापा चाहते हैं कि उरुष पैसे बनाए। इसलिए कि अब्बा को पैसे बनाने नहीं आते। तुम पैसे बनाओगी तो यू मेक इट फॉर योरसेल्फ। ये अच्छा लेंगे मैं नहीं। उससे मैं जानूंगी नहीं लूंगा क्या तुम्हारे मतलब बाबा इसका मतलब है बाबा ईमानदार है, इस पोजीशन में भी आके वो पैसे नहीं कमा रहे तो इसका मतलब ईमानदार है। उनको पैसे की फिक्र नहीं है, बस जोकिंगली बोलते रहते हैं लाइक अच्छी जॉब लेना, ये नहीं कि कोई बकवासी जॉब लेना जैसे कोई पैसे नहीं मिलते, कुछ अपने लिए खर्च करना, लाइक गुड अमाउंट, लाइक अच्छा फेयरनेस। बिल्कुल जो उरूज कह रही है, हमने ये देखा है कि जब पॉलिटिशियंस बहुत कम छोटे घरानों से या मिडिल क्लास से या बड़े ऐसी आबादी से निकलते हैं, मगर जब वो बन जाते हैं MNA MPA या सेनेटर या जो कोई ओहदा मिल जाता है, तो हम देख रहे होते हैं वो शिफ्टिंग हो रही होती है क्लिफ्टन, डिफेंस, पोश इलाकों में। तो ये बच्चों में भी ये हम, क्योंकि उरूज जो कह रही है कि बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि है, बिल्कुल देखिए, ऐसा ही है कि आजकल दौर में पैसों की जरूरत, मगर ये करप्शन की जो बात देखिए, है बात ये, आप क्या मैं- समझते हैं हम इसके ऊपर? मैं शायद क्लिफ्टन कभी नहीं आता। हम नॉर्थ में रह रहे थे। आफ्टर द मर्डर ऑफ माय यंगर ब्रदर, मेरी अम्मी की वजह से हमने वो जगह छोड़ के हम क्लिफ्टन पे आ गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस घर में अपसेट रहती थी, तो फिर हम उनको लेके मैं इधर आ गया, इस वजह से हम क्लिफ्टन आए। फिर यहाँ आ गए, यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, लोकल सतह की पॉलिटिक्स में बीबी ने भी यहीं जिम्मेदारी लगा दी, मुझे तंजीम का हिस्सा बना दिया, तो फिर मैं आस्ता आस्ता यहीं सेटल हो गया। मगर आप क्या समझते हैं कि ये जो अब क्योंकि पाकिस्तान को इतनी अशद ज़रूरत है उसके कौमी ख़जाने में पैसों की और सब चीज़ें, तो करप्शन को आप समझते हैं कि जो लोग कर भी रहे हैं पॉलिटिशियंस, उनको भी ना देखिए, करनी चाहिए? करप्शन बिल्कुल गलत चीज़ है। अब मैं इसको कोई दुनिया में दूध को धुला नहीं है, करप्शन जी। नहीं, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर जॉब, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर डिपार्टमेंट, जी दैट्स रॉन्ग। वैसे तो हर तरह से हम कहेंगे कि भाई करप्शन गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो आपने इकोनॉमिक उसने किया उसकी वजह हमारे यहाँ कोई एक सर्टेन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। बार बार प्रोसेस टूट जाता है डेमोक्रेसी का, कभी कोई एक आ गया 10 साल के लिए बिल्कुल। बैठ गया, उसने हमारी बड़ी खराबियाँ की। फिर अगर आपके पास एक अभी जब आप इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि आप चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करें सारी पार्टियां बैठकर कि भाई ये हमारी पॉलिसी है, ये 20 साल 25 साल इस पे चलना है मुल्क, बिल्कुल। या किसी की गवर्नमेंट आ जाए इसको नहीं चेंज करो, इस पे चलो, तो फिर मेरे ख्याल में हम सर्वाइव कर जाएंगे। सर्वाइव कर जाएंगे। और साथ ही साथ इस बात की अशद ज़रूरत है, और बीइंग पाकिस्तानी हम तमाम लोगों को, पूरी कौम को ये मिलकर मजबूती के साथ ये अहद करना है कि अपने मुल्क के लिए करना है। और यकीनन अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन की रेट बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी है, बट इसी मुल्क ने हमें नाम दिया है और ये मुल्क होगा तो हमारा नाम होगा, इज़्ज़त होगी। नजमी साहब, मैं मैसेज लूँगी कि ईद के ऊपर क्या मैसेज देंगे, मगर मैं चाहूँगी कि आप लोग इतना खूबसूरत सा केक और यम्मी केक रखा हुआ है ईद वो का काटा जाए, उरूज काटे या उरूज काटें, केक मिसेस काटें। आपकी काटें। और क्या वैसे केक पसंद है, मीठा पसंद है ईद पर खाना, शीर खुरमा, क्योंकि पुराने लोगों को बहुत पसंद होता है, और अब भी अब तो लोगों की, बच्चों की, यंग जनरेशन की तो वो कुकीज, खत्म हो गया। हाँ वो माइंडसेट खत्म हो गया कि वो बोलते हैं ये कौन सी डिश बना ली, हमें तो केक चाहिए। तो क्या पसंद है, मिठाई नहीं पसंद है तो क्या खाती हो? फन फैक्ट, मुझे मीठा बहुत नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद मीठा। अच्छा लाइक अगर कोई चॉकलेट होगी मैं बोल दूँगी यार सॉरी मुझे ये नहीं पसंद, लाइक एक ही चॉकलेट पसंद है, और लाइक उसमें भी मीठा ज़्यादा नहीं होता। लाइक जैसे ये केक है, मैं अभी से बोल रही हूँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उरूज काफी ऑनेस्ट है यार। चीनी देख ले इसके ऊपर। अभी इतनी छोटी उरूज, अभी से इतनी कॉन्शियस, मतलब स्मार्ट रहना है नहीं, हमेशा। ये नेचुरली जब से पैदा हुई थी, इनको तब से भी इनको कोई मीठी चीज़ खिलाते थे तो ये नहीं खाती Okay. थी। नेचुरली इसके अंदर है कि I इसको just don't मीठा like नहीं। sugar. ओके, वैसे फिर क्या ईद पर क्या खाना पसंद है? कबाब, बिरयानी, बिरयानी, ओ ऑल टाइम फेवरेट। मम्मा के कबाब। ये रखा। अच्छा तो चलें हम केक काटते हैं और साथ ही साथ मैसेज लेते हैं। तो मैं चाहूँगी आप उरूची काटें, भले ना खाएं मगर उरूची ये केक काट लें। नजमी साहब केक कट रहा है, ईद
मीठी ईद है, इस पर क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली कराची की आवाम को? मैं कराची के आवाम को, अपने शहर के लोगों को ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि हमारा शहर है, हमें इस शहर की हिफाजत करनी है, हमें इस शहर को ओन करना है। जी। ये हमारा, इसको कोई और आके बाहर से सही नहीं करेगा। जो भी खराबियाँ हैं वो हम कराची वालों ने करना है। तो आएँ हम ये तासुब की सियासत से, ये मजहबी तफरीक की सियासत से निकलें, मिल के हम कराचीआइट बनकर ओह सोचें। थैंक यू। मगर उरूज ने नहीं खाना तो ना खाए, मगर हम मीठा खा रहे, तो ये मजहबी और ये जो तासुब की जो सियासत है उसको ख़त्म होना चाहिए। उसको ख़त्म होना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि इस शहर में जो अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वो हमारे शहर को इफ़ेक्ट करें। हमें अपने शहर के लिए सोचना चाहिए। हमें वापस इसको, जो हंसने गाने मोहब्बत भरा शहर था जिसको नज़र लग गई, हमने हमारी अपनी हरकतों की वजह से लगी, हमें उसको सही करना है और हमें कराची को पहले जैसा कराची बनाना है और अमन का शहर बनाना है, अमन का गहवारा बनाना है, स्पोर्ट्स का शहर बनाना है। अदब से ताल्लुक है ना। हम लोग कराची वाले, कोई एक बड़ा, हमें पाकिस्तान में बड़े रिस्पेक्ट से देखा जाता था, पढ़े लिखे लोग कहा जाता था। अब हमें पढ़े लिखे लोगों की उसमें तहजीबदार लोग कहा जाता था, अब हम उसमें नहीं गिने जाते। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारा सेटबैक हो गया। आप क्या मैसेज देंगे? माशाल्लाह से आपने काम भी किया है, बाहर की दुनिया को भी देखा है और घर में भी एक वर्किंग वुमेन और फैमिली वुमेन, हाउस वाइफ, क्या मैसेज देंगे उन, स्पेशली उन ख़वातीन को जो कि अपने बच्चों पर ज़ाहिर सी बात है तवज्जो नहीं दे रही, और जो माशरा जाई कहता है ना कि माँ तश्कील देती है एक माशरा, मैं नाम भूल रही हूँ, कहा गया कि आप माओ से ये कहते हैं कि आप हमें अच्छी औलाद दो, हम अच्छा माशरा तश्कील देंगे, तो क्या मैसेज देंगे? असल में 2-3 चीज़ें जो हमारे माशरे में पैदा हो गई हैं वो ये हैं कि हमारे यहाँ नाशुक्री बहुत है। अगर एक चीज़ है तो 2 चाहिए, 2 हैं तो कंपटीशन बहुत है। हम ये नहीं, हम अगर ये सिर्फ इतनी सी चीज़ देख लें कि हमारे से जो नीचे है उसके पास ये चीज़ नहीं है, तो हमें अपनी चीज़ बड़ी लगी, अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र नहीं करते। तो ख़वातीन में जो है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जी बिल्कुल, ख़वातीन में नाशुक्री बहुत है। अगर वो थोड़ा सा शुक्रगुजार हो जाए जो चीज़ है, तो वही चीज़ वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करें। बिल्कुल ऐसे। जब वही चीज़ बच्चों में ट्रांसफ़र होगी तो एक रोक आएगा कि भाई मतलब हर सबको सब चीज़ें तो नहीं मिल सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ होनी चाहिए घर से आपको, नाशुक्री और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उरूज, क्या मैसेज देना है आपको इस ईद पर? लाइक नॉर्मल सा मैसेज। जी बिल्कुल, कोई सा भी मैसेज आप दे सकते हो। ऐश करो, मज़ा करो भाई, ईदी है। ये अच्छी बात है, ऐश करें, मज़े करें, क्योंकि अल्लाह ताला की जानिब से ये तोहफ़ा है हम मुसलमानों के लिए। और सेकंड डे ईद बहुत अच्छे पकवान के साथ, जो कि नजमी आलम की मिसेस ने बनाया, हम खा रहे हैं। और हम यही आपको कहेंगे कि जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। और पाकिस्तान में रहते हुए हम पाकिस्तानी मुल्क में, जो कि मुल्क हमारा इस नहज पे पहुँच गया है कि जिसको ज़रूरत है आपकी, तो इस मुल्क के लिए भी सोचें और इस मुल्क के लिए करें। और स्पेशली कराची में बहुत मुश्किलात का सामना है क्योंकि स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गया है। तो खुदारा अगर गलत काम करने जा रहे हैं तो ना करें। ये अपने लोग हैं और अपनों के साथ ईद हम मना रहे हैं। आज सेकंड डे है ईद का। ईद मुबारक। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।